हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल में। मैं मयंक रावत सर, आपका मैथ्स फैकल्टी। और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स रिवीजन। इससे पहले हमने वन शॉट की फॉर्म में बहुत सारे लेक्चर, यानी बहुत सारे क्या बोलो, हर एक चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट, अर्थमेटिक और एडवांस सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो 40 डेज का क्रैश कोर्स में, है ना। और आज हम इम्पॉर्टेंट टाइप्स करने वाले हैं, यानी हर एक चैप्टर का एक मॉक की तरह समझ लो आप, कि हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितनी लंबी ये वीडियो आज होती है। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा, और जो भी बच्चे नए चैनल में आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो लास्ट में आपका फीडबैक ज़रूर होना चाहिए। और 16 को जो आपका एग्ज़ाम है, 16 अप्रैल 2023 को जो आपका एग्ज़ाम है, उसी के लिए आपके ये 40 डेज़ का क्रैश कोर्स स्पेशली लाया है। तो उस एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आप बताइएगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए करते हैं पहला क्वेश्चन। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी वहाँ सीखेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट उठाया और कर दिया, है ना। और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं बढ़िया और मुझे लगा कि इससे थोड़ी लेवल उठाना चाहिए या गिराना चाहिए, तो फिर वो देख लूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन वो लिए हैं जो एक्चुअल में आते हैं। तो कई बच्चों को ये हो सकता है बहुत इजी लगे, है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड लिया है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ लिए हैं मैंने, कुछ नोट से क्वेश्चन लिए हैं, कुछ बुक से उठाए हैं, कुछ अदर जगह जो आए हैं वो भी मैंने लिए हैं। देखो, एग्ज़ाम के रिलेवेंट वो क्वेश्चन होते हैं जो अदर एग्जाम में भी आए रहते हैं। तो कुछ मैंने इसमें सीजीएल के क्वेश्चन भी लिए हैं, है ना, प्री के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ मेंस के लिए हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को मैंने आज की सेशन को रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी किसी काम को मिल के 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। ए अकेला इसे 9 दिनों में कर सकता है। द नंबर ऑफ डेज बी टेक टू डू इट अलोन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे जानते हैं। हम इसे एलसीएम मेथड से करते हैं कि ए और बी अगर मिलके काम को करते हैं, ए और बी अगर काम को मिलके करते हैं तो कितने दिन लेते हैं भाई, 6 दिन लेते हैं, सिंपल। और बी अकेला करता है, अगर बी अकेला करता है तो कितने दिन लेते हैं, 9 डेज लेते हैं। ठीक, अब देखना ध्यान से, हम क्या करते हैं, किसी काम को एक ही काम ले लेते हैं, है ना, और 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। इसको एलसीएम मेथड भी मैं बोलता हूँ और वर्क मेथड भी मैं इसे कह लेता हूँ। ठीक है, तो 9 और 6 का एलसीएम आपका कितना हो, 18। मान लो 18 काम आपके पास थे, या मैं बोलूँ कि 18 टेबल आपको ढूंढने हैं, है ना, 18 टेबल आपको कैरी करने। तो है तो ये एक प्रॉपर पूरा एक काम ना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तियाँ 18, ये क्या कर लेगा, 6 दिन में अगर 18 टेबल ये ढूल पा रहा है, कौन, ए और बी मिलके 6 दिन में अगर 18 टेबल ढूंढ पा रहे हैं, तो एक दिन में कितने टेबल ढूलेंगे, 3 टेबल। और 9 दिन में अगर बी अकेला कर पा रहा है तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 2 टेबल। इसका मतलब जो यहाँ पे हमने चीज़ लिखी है, ये 3 टेबल और 2 टेबल, ये एक दिन का काम है। अब एक्चुअल में यही इक्वेशन है कि a प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 3 और b की वैल्यू है आपके पास 2। समझ पा रहे हो ना। तो अगर यहाँ से मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो इन दो इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, एक इक्वेशन। ठीक है, तो b की वैल्यू जो हो जाएगी, आप बोलोगे सर इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दो, तो लेफ्ट साइड में b से b कैंसिल हो जाएगा। 3 टेबल में से 2 टेबल गए, कितना बचा, 1 टेबल बचा। ठीक है, तो जो भी एक टेबल आया ये आपको कंप्लीट, मतलब कि बी की एफिशिएंसी एक दिन है, मतलब एक टेबल है कि ये एक दिन में एक टेबल आपका ढूल सकता है। तो 18 दिन में कितने ढूंढेगा, 18/1, ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी 18 डेज। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, नोट से मैंने लिया है इसे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए कैन डू अ वर्क
इन 4 days। ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है भाई? 4 दिन में कर लेता है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। बी और सी अगर मिलके करेंगे तो ये कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ए और सी इसे 2 दिन में कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? देन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इन सब का एलसीएम आप सभी को पता है कितना आ जाएगा? 12। मतलब 12 काम मान लो आपके पास है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? तो यहाँ से डिवाइड करना आपको। 12/4 कितना आया? 3। 12/3 कितना आया? 4। और 12/2 कितना आया? 6। इसका मतलब एक्चुअल में जो इक्वेशन आपके पास है वो है ए की वैल्यू 3 है, बी प्लस सी की वैल्यू 4 है और ए प्लस सी की वैल्यू 6। ठीक है, जो बच्चे तो स्पीड में कर पाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर पाते हैं वो स्टार्टिंग में ऐसी इक्वेशन बना दिया करो कि ए की वैल्यू तो 3 है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 है और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 6। वैसे ये मुँह जवानी क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, वैसे ये मुँह जवानी क्वेश्चन हो जाते हैं। हमको क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए बी के अकेले की वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, ए की वैल्यू अगर यहाँ रखूँगा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 इधर आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ पे अगर सी की वैल्यू रखूँ तो बी की वैल्यू, बी यहाँ रखूँगा तो सी उधर जाएगा, यानी 4 - 3 कितना बचा? 1। इसका मतलब बी जो है 12/1 दिन में काम कर लेगा, यानी 12 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो। और टाइम एंड वर्क में चेन रूल वाला पोर्शन जो आपको पढ़ाया था मैंने, M1D1W2 = M2D2W1, ये वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है ना? चलो, अब पजल क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट की तरह ही समझ लो इसे, है ना? क्या बोल रहा है देखो, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रिपेजियम इज 16 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब ट्रिपेजियम होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। भाई ट्रिपेजियम होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है ना, या 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। तो ये साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। ठीक है, और हाइट इसकी, अगर ये टेढ़े में है तो हाइट ये होगी इसकी। समझ रहे हो? फॉर्मूला होता है इसका एरिया का, यही आपको याद होना चाहिए, क्या? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये आपको बस पता होना चाहिए यहाँ के लिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पैरेलल साइड्स 2 है, 16 मीटर और 20 मीटर, तो हाफ हो गया भाई, है ना? तो 16 + 20 हो गया, और हाइट आपको कितनी दे रहा है? 10 मीटर। बस खत्म, ये 5 हो गया, ये 36 × 5, तो 36 × 5 180 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स में हमने अच्छे से ज्योमेट्री में ट्रिपेजियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रिपेजियम भी पढ़ा हमने। क्या पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रिपेजियम के बारे में? कि ये ऐसे कुछ आइसोसेलेस ट्रिपेजियम था जिसमें ऐसे कुछ बनाई थी हमने, हाइट उसकी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी, और ये वाली साइड इसके बराबर थी। समझ रहे हो ना? ये वाली साइड इसके बराबर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगना था, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट लगना था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका डिस्काउंट से। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो मैंने बोला था देखो, अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट में इसे कन्वर्ट करना था। तो मैंने क्या बोला था कि आप आर्टिकल की एमपी कितने ले लो भाई? आप आर्टिकल की एमपी ले लो 100। तो पहले मिला 15% का डिस्काउंट, फिर जितने में भी बेचा होगा यहाँ पहली एसपी आती है ना। फिर मान लो 20% का डिस्काउंट, या पहले हम 25% का डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, पहले हम 25 का करते हैं, फिर किसी का भी पहले कर सकते हैं, ये दिमाग में डाल लो, है ना। फिर जो भी एसपी बचेगी उसके बाद फिर हम करेंगे 20% का डिस्काउंट, फिर जो एसपी बचेगी उसके बाद करेंगे हम कितना? 15% का डिस्काउंट। ठीक है, बहुत सिंपल ढंग से करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 25, 100 का 25%, 25 ही, तो यहाँ की एसपी कितनी रही होगी? फिर 75, 75 का 20%, देखो 7.5 तो 10% है, तो 7 दूनी 14, यानी 15 यहाँ पे हो गया। ठीक है,
75 में से 15 गए, यहाँ की SP जो रही होगी आपकी 60 रही होगी, और 60 का 15%, देखो 10% की वैल्यू 6 होगी, 5% की 3, 6 और 3 9 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ना है, वही होता है आपका सिंगल डिस्काउंट। 25 और 15 40 और 9 49, 49% यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब सिंगल डिस्काउंट होने का मतलब क्या है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा हल्का सा इसका थियोरटिकल पार्ट देख लो कि सिंगल का मतलब कई शोरूम में लिखा रहता है कि 15, जैसे ऐसे लिखा होगा 15% एंड 20% एंड 25% ऑफ, ऐसे आपने देखा होगा कहीं बहुत बड़े बड़े मॉलों में ऐसा लिखा रहता है। अब आप ना अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितना % छूट एक्चुअल में, तो उनका बोलने का मतलब होता है कि जो भी आर्टिकल में MP लिखी हुई है उसमें पहले 15% का छूट मिलेगा, उसके बाद उसमें 20% का छूट मिलेगा, मतलब कि जो माइनस करके आ जाएगा उसके बाद 20%, फिर जो आएगा उसका 25%, इन 3 बार आपको डिस्काउंट मिलना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये सिंगल डिस्काउंट में मतलब कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये है कितना % एक्चुअल में छूट, तो उतना आपको निकालने के लिए ये मेथड बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर 2 छूट आपके पास होती है, 2 छूट अगर होती है तो ये वाला मेथड भी बहुत इजी है, x + y + xy/100, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। देखो 490 रुपीज डिवाइडेड अमंग ABC, किसी भी अमाउंट को 2 से ज़्यादा लोगों में, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में बांटने के लिए उसका चाहिए होता है रेशो, तो ABC का रेशो चाहिए हमें बांटने के लिए। तो उसके लिए क्या दे रखा है, देखो सच दैट A शेयर इज हाफ दैट ऑफ B शेयर, जो का A का हिस्सा है ना वो B का आधा है, A का हिस्सा A जो है वो B का हाफ है, एंड थ्राइस दैट ऑफ C, और यही 3 गुना है किसका, C का, किसका, C का। तो रेशियो बनाना चाहो अगर, तो भाई ये अगर मैं लूं आपका, देखो ध्यान से, ऐसा नंबर लो जो हाफ भी हो जाए और 3 गुना भी हो जाए किसी का, तो 3 गुने के लिए 3 कर लेता हूं, तो हाफ किसका होगा, ये मान लो ये 1 है, ये 3 ले लिया मैंने, देखो इसका 3 गुना है, तो हाफ किसका होगा, ये भाई 6 का होगा, तो 3 6 और 1 का रेशियो आपका डायरेक्टली बन गया। अगर एक लाइन की इक्वेशन बनती है ठीक है, नहीं बनती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि A और B का अलग बनाओ और B और C का अलग बनाओ और कनेक्शन ऑफ रेशियो से उसे जोड़ दो। पहले मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो इस तरीके से करके दिखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, 490 रुपीज़ है, 490 रुपये किसका हिस्सा बताना है, C का हिस्सा बताना है, किसका बताना है, C का शेयर बताना है। तो 1 अपॉन टोटल लिखते हैं, 6 3 और 1 10, तो कितना आ गया भाई, 49 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा C की वैल्यू, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये चीज़ टफ लगती है, मतलब इस क्वेश्चन में तो आसान है, कहीं पर डाटा अगर मुश्किल रहता है कि आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे यूज़ करूँ इसको, तो आप देखो यहाँ पे ये दे रखा AB का हाफ है, तो ये 1 2 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो A है, A ही C की कंडीशन दे रखी, दोबारा भी A है, A ही C की कंडीशन दे रखी, देखो कि A के बारे में बात कर रहा था, थ्राइस दैट ऑफ C का 3 गुना है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब आप कनेक्शन ऑफ रेशियो में मैंने क्या बोला था कि अगर AB है तो फिर कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन के लिए आपको इसको उल्टा कर दो, CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ, है ना, CA की वैल्यू कितनी, कॉमन है यहाँ पे नहीं, इसको उल्टा कर दो, इसको नहीं, इसको उल्टा कर दो, देखो कैसे, AC आपके पास है ना, AC और CB, मैंने बोला था ऐसे कर लो, फिर क्या होगा, यहाँ पे C लिख के, यहाँ पे C लिख के, AC रेशियो CC रेशियो CB, है ना, तो ये AC और B आ जाएगा, क्योंकि C कैंसिल हो गया, ACB आ जाएगा, ACB को फिर बांट देंगे हम, कैसे आएगा देखो, AC का मतलब 3:1, ठीक है, और CB का मतलब कितना हो गया आपके पास, ACCB तो हमारे पास है नहीं ना, चलो ACCB की जगह यहाँ पे इस तरीके से करो कि ये वाली वैल्यू बन जाए, देखो ध्यान से, AC और AB ऐसे करो, है ना, तो AC की वैल्यू बताओ मुझे, AC की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3:1, है ना, और AB की वैल्यू बताओ 1:2, ठीक है, यहाँ पे 1 बगल वाला, यहाँ पे 3 बगल वाला, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, 3 1 और 6, ठीक है। देख लो अब ये था आपका A, क्या था ये AC था, तो इसका मतलब हो गया A C और B,
ये वाली वैल्यू हो गई, और यही रेशियो यहाँ पे था 3:6। तो सेम रेशियो बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ये तब काम आएगा ये वाला डाटा आपको जब थोड़ी मुश्किलात आपको लगी कि भाई ये थोड़ी मुश्किल बनाने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ही स्टेप में हो जाता है तो बेटर, वेल एंड गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं भाई जिनको ये चैप्टर का पता नहीं चलता कौन से चैप्टर का रेशियो है ना। सोल्ड आगे तो चलो पता चल ही जाता है, लेकिन कई जगह पता नहीं लगता, ठीक है। इसका मतलब रिवीजन की कमी होती है अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो रहा है ना, ठीक है। चलो, अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल, एक डीलर ने एक आर्टिकल बेचा, कितने में बेचा? 6% लॉस में, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 64 रुपीज़ मोर, अगर उसे 64 रुपये ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो उसे 10% का ज़्यादा फायदा होता। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो बच्चे समझने वाले होंगे उन्होंने सीधा सीधा 10 और 6 16% की वैल्यू 64 रख दी होगी, एक की वैल्यू 4 और 100% की वैल्यू 400 रख दिया होगा आंसर। कैसे आया भाई? चलो आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, फिर ये डायरेक्ट बताऊंगा ये कैसे हुआ। देखो ध्यान से देखना आप लोग देखेंगे ध्यान से। एक आर्टिकल मान लो 100 रुपये का था या 100% का था, इसने पहले 6% लॉस में बेचा, यानी 96% पहले इसकी एसपी थी। ध्यान से समझना, ये मैंने बोल दिया ये सीपी थी और ये एसपी थी, ठीक है। अब आर्टिकल वही है, कंडीशन बोल दी कि अगर बेचे वो 64 रुपये ज़्यादा में, 64 रुपये ज़्यादा में बेचे तो एसपी जो उसको 10% का फायदा देता है, यानी 100 की चीज़ कितने में बेचेगा? 110%। समझ पा रहे हो बात? अब देखो ये वैल्यू क्या है? 96% है, इससे 64 ज़्यादा है, ये 110% है। इसका मतलब इन दोनों का गैप 64 के बराबर होगा, यानी यही 16% 64 था। यही मैंने डायरेक्ट पहले ही दिमाग में सोच लिया था कि ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 10 ज़्यादा है, तो ऑल ओवर जो गैप होगा वो 16% होगा, ठीक है। 16, ये 64 94 है भाई। देखो माइंड में क्या चीज़ चल रही है, देखो कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है लेकिन लिखने में हो सकती है। जब आप माइंड से कैलकुलेशन कर रहे हो तो दिक्कत नहीं होगी। अब 6% का मतलब 6 और 10 6 16 हो गया। अब 100 से 6% नुकसान मतलब 94%, और ये 110%। तो बेसिक में यही हल्की हल्की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है कि मैं लिख लेता हूँ कुछ और होता वो कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में वो सही आएगा, ठीक है। तो 16% की वैल्यू 64 के बराबर है। आपको करना क्या था एक्चुअल में बेसिक मेथड से, मतलब सोचना कैसे था कि अगर ये लॉस है और ये प्रॉफिट है तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 10 हो जाए 16% का गैप वही होगा। आप देख लो 94 और 110% का गैप कितने का हो गया आपका? 16 का हो गया, और वही ज़्यादा कितना है? 64 रुपये ज़्यादा है। तो एक की वैल्यू 4 होगी, तो 100% की वैल्यू ही सीपी होती है, आप सभी जानते हैं। ये देखो सीपी, यही सीपी है। तो आपको बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई? 400। बहुत आसान है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से अगर आप करना चाहोगे एक्स, तो भाई एक्स का 110% माइनस एक्स का 94% इक्वल्स टू 64, ऐसे करो आप, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा आपका x/100 इंटू 16 इक्वल्स टू 6400 हो गया, 64 हो गया, और ये 16 चौको 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 400। ये भी तरीका है, देखो आसान सब कुछ है, लेकिन जब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है चीज़ें तब आसान होती है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखेंगे ध्यान से। देयर आर 1400 स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल तरीके से करना है। जब डाटा, मेरी बात एक चीज़ ध्यान से सुनना, जब डाटा सिंपल होता है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सिंपल करते जाओ। आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? एक सेकंड, आपके पास 1400 विद्यार्थी, ठीक है। 1400 आपके पास क्या है? टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। 25% ऑफ देम वियर स्पेक्टिकल्स, 25% उसमें से क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं, ठीक है भाई। चश्मे पहनने वालों को 25% अलग कर देते हैं। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 3 12 2 4 5 20 335, 335 यहाँ से, बाकी रिमेनिंग जो बचे रिमेनिंग यहाँ पे लिख देंगे।
यहाँ से 300 गए तो 1100 बचे, 50 और गए तो 1050 आपके पास बचे। ठीक है, सिंपल है। 2/7 ऑफ देम वियरिंग स्पेक्टिकल्स आर बॉयज, इसमें से 2/7 जो है बॉयज है ना। तो 7 पंजे 35, 50 दूनी 100 बॉयज हो गए, है ना। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फिर? 250। हाउ मैनी गर्ल्स इन द स्कूल वियर स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स वियर करने वाले तो ये स्टूडेंट्स थे। 250 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आसान डेटा था इसीलिए ऐसे हो गया। अगर मुश्किल डेटा होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और तरीके भी पता होने चाहिए। और कैलकुलेशन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ पेन धड़ाधड़ चले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेन तो आराम से ही चलता है, दिमाग धड़ाधड़ चलता है। समझ पा रहे हो ना बात को आप? ओके, अगला क्वेश्चन कहाँ से आया देखो। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर, ऊपर की तरफ अप स्ट्रीम मतलब नदी में ऊपर की तरफ जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने आपको बोला था कि कोई भी नदी है उसमें किसी पर्सन की चाल या फिर पर्सन के तैरने की कैपेसिटी को हम स्टिल वाटर में काउंट करते हैं, है ना, पर्सन को तैरने की। तो स्टिल वाटर में हम क्या लेते थे? उसे एक्स, ठीक है। और स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लेते थे? वाई, यानी नदी की स्पीड यानी पानी की स्पीड हम ये लेते थे हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। किसी ने पढ़ा होगा चैप्टर तो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये देखते रहना यार स्पेलिंग वगैरह, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और ये लेते थे स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम या रिवर, बात एक ही है ना, पानी की स्पीड मतलब कुल मिला के बात ही। तो ऊपर की साइड जब जाते थे, ऊपर की साइड जब जाते थे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती थी, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, है ना। और नीचे की साइड जब जाते थे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती थी? ऐड। भाई नीचे की तरफ ऐड ही तो होगी, बढ़ जाती है ना। नीचे आप, पानी भी नीचे जा रहा है, तुम भी नीचे तैर रहे हो, तो स्पीड ऑटोमेटिकली डबल हो जाती थी, पानी की स्पीड आपकी स्पीड से ऐड हो जाती थी। और ऊपर की तरफ पानी नीचे धक्का मार रहा है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये घट जाती थी। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब ये बोल रहा ऊपर की तरफ स्पीड 12, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आप कितनी दे रखी है? 12, और नीचे की तरफ 18। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की तरफ की स्पीड ज़्यादा ही रहती है। आपको बोल रहा है मैन रोइंग स्पीड, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x की वैल्यू 30 हो गई भाई सॉल्व करके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से बता रखे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो एक एक चैप्टर की थ्योरी, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में 3 जो चैप्टर थे, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन्स के क्वेश्चन, इनकी थ्योरी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता रखी। जो सीरीज के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से उसमें से ही हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना आप बात को? ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आया है अलजेब्रा से। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया भाई? अलजेब्रा से आया, ठीक है। चलो देखते हैं इसे। ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 21 और ये आपके पास है, आपके पास 25/5, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना, या यहाँ पे पहले थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअल में इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला होता है प्लस ab। ये लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए, है ना, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, ए बी मेरे पास 21 है, ठीक है। ये दे रखा है 21, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सॉल्व करूँ अगर, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी भाई? 5/2 हो जाएगी। अरे ठीक है ना, स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट बन जाएगा, है ना, 5/2 हो गया है। अब यहाँ पे CND रूल अगर मैं लगाऊँ तो दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएगा, और दोनों घट जाएंगे तो 2b हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये दोनों घटेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। अगर a 7 है, b 3 है, वैसे तो ये x की फॉर्म है, लेकिन वैल्यू पुटिंग करके देखो आप, a की वैल्यू 7 के टेबल में होगी तो 7 या 21 ही हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब a बराबर 7 ही रहा होगा, b बराबर कितना रहा होगा? 3। अगर ये 21 ना होता, कुछ और होता, तो फिर यहाँ पे x मुझे लगाना पड़ता, वैसे जरूरत है नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। a b 7 और 3 10 की वैल्यू, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस a b की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा? 21, 121 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है भाई। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। CND रूल क्या होता है?
ए अपॉन बी इक्व टू सी अपॉन डी कभी होता है और इस फॉर्म में दिख जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो आप लगाओ, इसको लिख सकते हैं हम CND रूल क्या बोलता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलता है कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को घटा दो, ठीक है, C प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। ये दोनों साइड लगाते हैं तो कैलकुलेशन में जैसे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी था तो ए अपॉन बी में कन्वर्ट हो गया, समझ पा रहे हो, इसीलिए CND रूल लगता है और बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन को ये कम कर देता है, ठीक है भाई। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, द वैल्यू ऑफ डी की पावर टी प्लस, है ना, ये वाला देखो, तो यहाँ से तो ये पावर माइनस हो जाएगी ना डिवाइड में, एक्चुअल में ऐसा है, ये देखो ये है डी की पावर, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेते हैं, डी की पावर एस प्लस टी, है ना, एस प्लस टी अपॉन डी की पावर एस है, अपॉन में होल अपॉन में डी की पावर टी है, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करूँगा मैं, इसी की वैल्यू हमसे पूछिए, तो यहाँ से तो ये तो ऊपर जाएगा ना माइनस में, तो क्या बचेगा, डी की पावर एस माइनस हो गया, कितना बचा, सिर्फ टी बचा, अपॉन नीचे तो डी की पावर टी है ही, है ना, तो ये आंसर आ गया आपका कितना 1। बहुत चिंदी सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलो ये देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 180 सम होना चाहिए, बस बात खत्म। आप देखो ये 115 और 30, 145 और 115 और 30, 145, 148, 148 और 42, 190 हो गया, तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना, 7 दूनी 14, 15 4 19, ये भी गलत हो गया, 100, 160, 130, 190 गलत हो गया, 6 दूनी 12, 13, 13 5 18, 180 हो गया, ये सही है ना, ये सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब ट्राइंगल की बात आई है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका। ट्राइंगल का पैरीमीटर होता है सम ऑफ साइड, है ना, 2-3 चीज़ें जो बार बार रिवीजन करनी चाहिए, एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, या फिर हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, या फिर आप बोलो हाफ ऑफ एक्स वाई साइन थीटा, है ना, ये एक्स वाई जैसे ये थीटा है तो ये अगल बगल वाले एक्स वाई साइन थीटा होते हैं, ये 3 फॉर्मूले बताए थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो जब भी आप कभी मॉक टेस्ट देते हो ना या प्रैक्टिस करते हो, तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है, तो ट्राइंगल के बारे में थोड़ी जाके थ्योरी देख लो, तभी तो स्ट्रांग होते हैं चीज़ें। मतलब कि आपको क्या करना है, 20-30 क्वेश्चन का मॉक दे दो, 20-30 क्वेश्चन का मॉक दो, और उसके बाद एक साथ दे दो पहले, ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन करके दे दो, नहीं, एक साथ दे दो टाइम लगा के, और उसके बाद उसको एनालाइज करते समय हर एक चीज़ की थ्योरी उसके साथ साथ करनी चाहिए। ट्राइंगल का क्वेश्चन आया, ट्राइंगल की थ्योरी पढ़ लो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आया, ट्रिग्नोमेट्रिक की थ्योरी पढ़ लो, अलजेब्रा का क्वेश्चन आया, अलजेब्रा की थ्योरी पढ़ लो। इससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए, आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन हो जाएगा और एनालाइज भी आप अच्छे से कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, BD एंड CE आर 2 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है भाई, ABC एक ट्राइंगल है, और BD, ये BD, और CE, ये CE, 2 मीडियन है। EO मीडियन है तो O यहाँ पे रहा होगा, EO की वैल्यू 7 है, EO की वैल्यू 7 है, ये इतना कितना है आपके पास 7 है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है CE की वैल्यू पूछ रहा है, पूरा CE की वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है। कोई भी मीडियन, जैसे 3 मीडियन है ना, 3 मीडियन है जैसे, तो यहाँ पे 2:1 के रेशियो में काटते, 2:1, 2:1। तो अगर ये 7 है, ये 2:1 का रेशियो, तो ये 14 होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 2:1 का रेशियो होता है ना, तो 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 14 होगी, सिंपल है। तो पूरा CE पूछ रहा है आपसे, तो कितना होगा, 14 और 7 21। मीडियन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मीडियन में क्या क्या चीज़ें बता रखी है कि मीडियन जो है, किसी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है सामने वाली साइड को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर उसमें 3 मीडियन हम खींचते हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड,
और मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया। और ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल यहाँ पे बहुत सारे बने, ये भी सारे बराबर है। और ये एक छोटा सा ट्राइंगल 1/6 ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट का। ठीक है, ये सारी बातें हमने बता रखी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय मीडियन भी था आपके पास 4/3 रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस M1 एस माइनस M2 एस माइनस M3। ये जाके आप देखो कंप्लीट ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें चलाई हुई हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ठीक, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्री से प्यारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दे रखी है √3, आपको बोल रहा है सेक की पावर 4 थीटा और माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? तो ठीक है भाई, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। बात ठीक है, बस खत्म, गेम खत्म। ये दे रखा आपको, ये तो गिवन है, देखो क्वेश्चन में √3 है और ये होता है फॉर्मूला 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसी से बना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अदर फॉर्मूले भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ये होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हीं को इधर उधर पक्षांतर करके जैसे बोल सकते हैं हम, बहुत सारे फॉर्मूले बने जा सकते हैं। तो √3 × 1 आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ही आपका करेक्ट आंसर है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। बच्चे यहीं तिड़कम बिड़ाने की कोशिश कर लेते हैं और इसको ट्रायंगल में चेंज कर लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट इज, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए, है ना। अगर आप सोचोगे कि यहाँ मैं कोई शॉर्टकट बताऊंगा तो ये गलत बात है, क्योंकि शॉर्टकट से यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन मैच करते नहीं है, सेम हो जाते हैं। तो हमको बेसिक से ही करना चाहिए। हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना। 6 अंकों की सबसे पहले तो सबसे बड़ी नंबर लिख लोगे आप। 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई? तो आप बोलोगे सर 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है 9 9 9 9 9 9, ये है। ठीक है, अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे, जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा वो माइनस कर लेंगे इस 9 9 9 से। अरे सीधी सी तो बात है। अगर मैं बोलूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 5 से डिविजिबल हो जाए, तो तुम बोलोगे यार 99 हो सकती है, 98 97, ऐसे तो चेक करोगे। 96 95, तो 95 मिलेगा। तो 95 आएगा कैसे? आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर ये 95 तक आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 4 माइनस करोगे आप 99 से, तब जाके 95 मिलेगा। तो रिमाइंडर माइनस करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन से। तो हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने की कोशिश करनी है और रिमाइंडर यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, समझ पा रहे हो? रिमाइंडर जब निकालोगे, देखो ये पेयर बनाते हैं, आप सभी को पता है पेयर बनते हैं। ठीक है, तो 99 तक कौन सा जाएगा सबसे पहले? 9 9 9 में 81। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे? 8। और इसका क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं या 2 गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे इसको 2 करके जोड़ देते हैं 99 करके, यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आता है। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 181 से स्टार्ट करूँगे। 181 तो ये बहुत ज़्यादा है, तो 9 से ही कर लेते हैं, सीधा 9 है ना। तो 9 9 में 81 और 9 8 72, 72 और 8 कितना हो गया? 80। 8 9 1 9, 8 9 16 1 17। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया एक तरीके से। ये बहुत ज़्यादा हुआ कैसे, बट यहाँ पे देखते हैं। 9 में से 1 गया 8 9, ये तो भाई एक तो लिखा ही नहीं, 1899 ये था आपके पास, है ना भाई। 9 में से 1 गए 8 बचा, और यहाँ पे 9 में से 8 गए 1 बचा 18।
अब 99 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सही था मेरे ख्याल से 1700 फिर, है ना। चलो 9 में से 1 गए 8 हो गया, और 9 में से 9 गए 0 हो गया, 9 में से 9 नहीं, 9 में से 0 ही है, 9 ही है, और यहाँ पे 1 है, 198। अब 2 9 हमें और उतारने पड़ेंगे 99 करके, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, 99 का 2 गुना कितना, 198 से फिर से देना। अब यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर सेम आएगा, ठीक है भाई। तो मान लो हमने करा 1, तो 1981 है, लेकिन ये 19,000 है, तो 9 टाइम्स करेंगे तो 2000 इंटू 10 के साथ 20,000 के आसपास, हाँ 9 से चेक करते हैं, तो 9 इंटू 9 आएगा यहाँ पे, 9 9 में 81, और 9 8 72, 72 और 8 80, 8 9 8 9 9 में 81 और 8 89, और बचे 8 और 9 एकम 9, 8 दूनी 16 1 17,900, ठीक है। ये 8 बचा, ये 9 बचा, ये आपके पास कितना बचा, 18 में से 9 गई 9 बचा, और यहाँ पे बचे 18 में से 17 गए 1 बचा, 1998। सारे नोट कर लिया, तो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब रिमाइंडर 0 बचता। तो रिमाइंडर 0 बचाने के लिए ऐसा नंबर बताना है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, क्या 999999, है ना, माइनस 1998। तो ये हो गया 1, ये 0 0, ये हो गया 8, तो 998 001, 998 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करने चले जाते हैं। देखो सीडीएस के लिए ना बड़ा इनफ टाइम होता है ना, सीडीएस के लिए टाइम बथेरा होता है एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, फालतू के शॉर्टकट, इसका भी शॉर्टकट मिलता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 3 डिजिट देखो, यूनिट में क्या होना चाहिए, सम में क्या होना चाहिए, इवन में क्या होना चाहिए, समझ रहे हो। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है, और ये कंडीशन इसमें सारी फेल हो जा रही थी, क्योंकि ये 01 01 01 तो 3 3 में ही है। तो सारे चेक करने से बढ़िया तो उसको डिवीजन मेथड से प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, डिवीजन मेथड की। और एक डिवीजन मेथड कितने मिनट में लग सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, है ना। वैसे तो जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा था तो ये टाइम लग गया मुझे, है ना। नहीं तो बहुत आसान रहता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The average height of 30 students out of 50 is 160, ठीक है। If the average height of the remaining boys is 165, the average height of the whole class। देखो यहाँ पे मैं आपको डेविएशन तरीका बताऊंगा, बहुत बेहतरीन है। हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 30 बॉयज़ हैं। बॉयज़ कितने हैं, 30, ठीक है भाई। और गर्ल्स उसमें कितनी होगी फिर, 20 होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब रेशियो की अगर बात करूं तो 3:2 के रेशियो में यह है, ठीक। जो 30 बच्चे हैं, इनका जो एवरेज हाइट है वो है आपके पास कितनी, 160, ठीक है। और जो लड़कियां हैं, रिमेनिंग बॉयज़ हैं, अच्छा 50 बच्चे बॉयज़ ही हैं पूरे, है ना। 50 द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट, अच्छा टोटल 50 ही है भाई, गर्ल्स नहीं है। तो अदर मान लो बॉयज़, इसको भी बॉयज़ है, बॉयज़ है तो बॉयज़ ही हैं सारे। यहाँ पे अदर बॉयज़ लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अदर बॉयज़। ये बॉयज़ है और ये अदर बॉयज़ है, ये कितने होंगे, 20। तो 3:2 का रेशियो हो गया, ठीक है। जो अदर बॉयज़ थे उनका रेशियो कितना है, 165। आपको होल बोल रहा है, देखना डेविएशन मेथड कैसे यूज़ करूँगा मैं। डेविएशन मेथड का मतलब पहले हम कुछ एवरेज मान लेते हैं एक्चुअल में, है ना। तो 160, एक बात तो कंफर्म है कि होल एवरेज जो होगा 160 से बड़ा होगा और 165 से छोटा होगा। तो इनके बीच का कोई नंबर मान लो, या तो 161 मान लो, 162 मान लो, 163 मान लो, 164 मान लो, 165, ये कुछ भी मान लो, और यही सारे आपके पास ऑप्शन है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे 163 अगर मैं मानूं, है ना, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, 163 अगर मैं मान लूँ तो क्या गड़बड़ी और की ये देखना पड़ेगा हमें, वो सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 है, -3 और इस इंटू 3,
भाई 3 नंबर है ना, एक तरीके से 3 है तो -3 यानी -9 की गड़बड़ी। ठीक है, यहाँ पे कितना है +2 है, 2 इंटू ये कितना है, कितना गड़बड़ी 4। ऑल ओवर 9 -9 + 4 5 की गड़बड़ी। ऑल ओवर कितनी गड़बड़ी 5, यानी 163 से -5 कर देंगे, लेकिन टोटल से एवरेज में भी तो बांटोगे, ये तो नंबर्स थे, ये तो सम था, है ना, ये इसका और इसका सम था, तो अपॉन कितने नंबर है 3 और 2 5, यानी 163 - 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 162 आपका एवरेज रहा होगा। अब आप बोल रहे होंगे सर आपको तो ये चीज़ तो 163 हम नहीं मानते, 162 मानते, तो भाई 160 अगर मानते तो देखो ध्यान से, 160 मानते तो देखो ध्यान से, 160 अगर हम माने तो फिर देखो 162 अगर हम माने 160, तो यहाँ से भाई कितना है देख लो, ज़्यादा 3 ज़्यादा है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 ज़्यादा है, और यहाँ से देख लो 2 2 3 6, ये तो बराबर है, इसका मतलब हमने सही माना था 162 ऑप्शन नंबर भी। समझ पा रहे हो आप बात को? आप कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी वैल्यू आपको ले लेनी चाहिए जिससे काम आसान हो जाए। अब कई बच्चे इसे एलिगेशन से भी करते हैं, 3:2 रेशियो के बाद 162 165 यहाँ पे x रख दिया, है ना, और फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, फिर 3:2 के रेशियो के इसको बराबर रख दिया। ये भी एक तरीका है, लेकिन लेंदी है, जमाना जा चुका है उसका। ठीक है, अब आपको डेविएशन मेथड से करना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से क्या दे रखा है। गिवन दैट a - b की वैल्यू गिवन है, और a³ - b³ की भी वैल्यू गिवन है, और a + b का होल स्क्वायर पूछा है। तो a + b के होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है a² + b² + 2ab होता है भाई, समझ पा रहे हो। और यहाँ से a - b की वैल्यू 2 दे रखी, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला, जहाँ पे a - b यूज हो रहा हो, तो a - b a² + b² + ab, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि a - b a² + b² + ab की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 26। ये जो a - b है 2 दे रखा है, देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 13 बार कट गया, यानी a² + b² + ab की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 13 हो गई। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, समझ पा रहे हो ना, ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है ना, और एक इक्वेशन आपके पास a - b का होल a - b = 2 है। इसको अगर मैं थोड़ी सॉल्व करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, तो a² + b² -2ab होगा, = 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अगर मुझे देखो, मुझे तो ये वाली वैल्यू चाहिए भाई, a + b का होल स्क्वायर चाहिए ना, यानी ये चाहिए, यानी a + b का होल स्क्वायर मिल जाए और 2ab मिल जाए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर मुझे चाहिए, यहाँ पे भी आपको देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर मैं माइनस कर लूँ तो फिर a² b² कट जाएगा, तो ab से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9। ab की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3, ab की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3। अब इसको मैं तोड़ूं अगर, तो a² + b² + ab लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इतना वाला पोर्शन था आपके पास था 13, प्लस ab की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को? दूसरा तरीका देखो, अगर वैल्यू पुटिंग से ये हो सकता है तो देखो कैसे। हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे भाई, इसे हम मिटा देते हैं पूरा। देखो a - b = 2 है, और a³ - b³ की वैल्यू 26 है, और a + b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, b की वैल्यू अगर 1 ले लूँ, 3 - 1 2 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, और 1 27 कम हो जाएगा, 26 बचेगा। इसका मतलब ये वैल्यू रख के काम खत्म हो जाएगा। 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, यानी 16 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलो बात समझ में आई? तो वैल्यू पुटिंग अगर हो पा रही है, तुरंत आपको माइंड में सेट आ रही है चीज़ें, तो आप कर जाओगे। अदरवाइज दिक्कतें तो आएंगी, बेसिक भी आना चाहिए साथ साथ। ठीक है भाई, हर जगह बेसिक नहीं ठूस सकते और हर जगह भी शॉर्टकट नहीं ठूस सकते, आपको दोनों चीज़ें आनी जरूरी है।
इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस वाई माइनस 2 एंड जेड माइनस 3। एक तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। क्या लिखवाया था कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ab सी, है ना, 3abc इक्वल्स टू भी 0 होता है। ठीक है, क्या यहाँ यह चीज़ अप्लाई हो पा रही है? यहाँ पे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है और ए बी सी अगर ये होता तो 4 2 6 और 3 9 काम हो गया। यानी इस x प्लस वाई प्लस जेड को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 9 उधर लेके आया, ये देखो माइनस 9 होगा ये तीनों मिला 4 2 6 और 3 9। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन आपका a है, ये वाला पोर्शन आपका b है और ये वाला पोर्शन आपका c है। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बस अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं होती, है ना। आपको मैं हमेशा एक सजेशन दूंगा कि कभी भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, कभी भी आप अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करा करो और उसी पे बेस्ड पे नोट्स जाके रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करा करो बजाय कि बड़े क्वेश्चनों के। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, कितना ईजी है। 3 मीडियंस AD BE एंड CF ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है ना, इसको बना देते हैं हम। एक ट्राइंगल ABC है ना, इसकी 3 मीडियन है B AD BE और CF। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका AD BE और CF। ठीक है, इंटरसेक्टेड G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये गलत छपा हो यहाँ पे थोड़ा, इसे मैं हटा देता हूँ, है ना। ये D यहाँ पे नहीं है और ये वाला D भी यहाँ पे नहीं। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल है, इनकी जगह D की जगह ट्राइंगल T है, मतलब डेल टाइप का जैसे बोल सकते हैं, है ना। क्या है ये डेल टाइप का है, ये डेल है, ये भी डेल है और ये भी डेल है। डेल मतलब ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखेंगे ध्यान से। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? अब मीडियन है, मीडियन ये सब बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है एरिया में। ठीक है, तो ये 6 है, तो 6 की वैल्यू आपको दे रखी 36। आपको बोल रहा है कितना? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। आपको बोल रहा है CGE, ये इस वाले का पूछ रहा है, यानी 1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लो कितना आसान है, बस आपको यही बात तो ध्यान रखनी थी कि मीडियन किसी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और ये आपको याद था तो आसान लग रहा है, अगर नहीं याद था तो नहीं है, खत्म, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोई सर्कल है, इसकी जो कॉर्ड है इसकी रेडियस के बराबर है। तो आपको पता है भाई ऐसे बनना चाहिए डायग्राम, है ना। ये आर है, ये भी आर है, ये भी सब बराबर है। सब बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल एट एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी मतलब जहाँ कॉर्ड आ रहा है वहाँ पे क्या बनानी है? 2 टेंजेंट बना दी। ये टेंजेंट बन गई। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज, टेंजेंट ये है, कॉर्ड है, ये टेंजेंट, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है? दोनों जगह सेम बन रहा होगा भाई। आप सभी को पता है कि सेंटर से जब यहाँ पे टेंजेंट बनता है ये 90 होता है, ये 90 होता है तो 30 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर, ये भी 30 है क्योंकि ये भी 90 है ना। क्या बोला था कि टेंजेंट पे सेंटर से 90 डिग्री बनता है। अब ये ऑलरेडी 60 था तो ये बचा 30, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी? ट्राइंगल के तीनों का सम 180 होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों 60-60-60 होता है ना। और दूसरा पता होना चाहिए था कि सेंटर से लेकिन टेंजेंट पे जब डलता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। समझ पा रहे हो बात को? ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, पाई साइन थीटा इक्वल्स टू पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ दिस बताना है। यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। देखो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और थीटा 1 कहाँ पे होता है भाई, टेन का 45 डिग्री पे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है देखो √3 इंटू 10, 45 इंटू 2 90, 90/3 प्लस 1 √3, अरे सॉरी 10 का गोल कर दिया भैया, √3 इंटू 10 90/3 मतलब 30 की वैल्यू प्लस 1 √3 10 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1 √3 कैंसिल, कितना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चिंदी है चिंदी, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे उतना एक्सपर्ट आप होते जाओगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सम ऑफ मनी 3 years एट 10% पर एनम इज ₹93। आपको बोल रहा है कि सम बताओ रुपीज़ में। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला भी होता है डिफरेंस फॉर 3 times। क्या होता है, डिफरेंस फॉर 3 times क्या होता है, ये होता है आपका PR² बाई PR² बाई 100 का स्क्वायर, या PR/100 का स्क्वायर, ऐसे लिखो। क्या लिखोगे, PR/100 का होल स्क्वायर है ना, और 300 प्लस या फिर 3 + R/100 ऐसे लिखो। ये 3 बार का है। अभी मैं डायरेक्ट और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। ये डिफरेंस दे रखा आपको 93 SI और CI के बीच में, और प्रिंसिपल आपको निकालना है। R/100 का स्क्वायर मतलब 10/100 का स्क्वायर, 10 का हो गया 100 और 100 का हो गया 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, और ये R10 है तो 310/100। ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 31 3 93 होता है, और P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3000। ये तो हो गया अगर आपको फॉर्मूला याद है। डिफरेंस फॉर 3 times किसका, SI एंड CI का, SI एंड CI का। ठीक है, 3 times का ही है। अब 3 साल एक बार लग रहा है तो 3 बार लग रहा है, हो सकता है 1.5 साल का बोलता है कि 6 महीने में लग रहा है तो तभी भी 3 बार वाला लगता। बस इंटरेस्ट का देखना पड़ता कि पर एनम दे रखा तो हाफ करना पड़ता। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, मैंने क्या बताया था आपको जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था कि नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10% के हिसाब से नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा 10 10 10 का 10 + 10 + 10 × 10/100। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 33.1% 10 का होता है, याद रखना होता है, मैंने बताया था। और नेट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और सिंपल इंटरेस्ट में 10% का कितना है, 10 10 10, ये तो 30% होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है 3.1%, और ये ही डिफरेंस आपको दे रखा 93। ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 31 या 30, एक की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3000। 10 का आपको याद करना है कि 3 साल का इंटरेस्ट कंबाइंड अगर करूं तो 33.1% होता है। निकालने का तरीका क्या था, 10 + 10 × 10/100 है ना, 10 + 10 × 10/100, एक यहाँ से निकलता है 21%, 21 + 10 + 10 × 10/100, ऐसे आपको ये करना था, समझ रहे हो, 21 × 10/100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता आपके पास 21 10 31, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता, और 2.1 यहाँ पे आ जाता तो प्लस 2.1। ठीक है, 21 10 31 और 2 33.1%। ये नेट आपको पता था, नेट इफेक्ट कैसे निकालते, समझ पा रहे हो आप बात को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग केप्ट ऑन द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम 30 मीटर डिस्टेंस इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। कभी भी जब हाइट एंड डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या, डायग्राम। तो मान लो ये फ्लैग स्टाफ ऊपर लगा हुआ है ना, फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है, ये मतलब झंडा है, ठीक है ना, और ये 30 मीटर दूरी पे है।
ठीक है, ये 45 है, ये 30 है, समझ पा रहे हो। इसको h मान लेते हैं। अगर ये 45 है, ये बड़ा वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, सॉरी ये 45 डिग्री है अगर, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? 10 45 1 1, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक बात है। और ये 30 माइनस h होगा, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं इसके, कौन सा मेथड से करते हैं इसे? हम करते हैं इसे 10 30 का यूज़ करेंगे। देखो 1/√3 होती है वैल्यू रेशियो के हिसाब से। √3 की वैल्यू अगर 30 है, √3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। इसे अगर रैशनलाइज करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा 10√3 आ गया। क्या आ जाएगा? 10√3। ये 10√3 आ गया, समझ लो। h पूछा है तो 30 माइनस 10√3 हो जाएगा, 30 माइनस 10√3। और √3 की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 1.732, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ये कितना था आपका? 30 था ना, 30 माइनस, तो 30 माइनस 17.38 कितना हो जाएगा? 12.32 है ना, 32 12.68, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो बात को? तो आपको रेशियो मेथड से ही करना है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन, ठीक है। अगर सिंपल अगर इसको सोचते हैं तो भाई ये वाली चीज़ कैसे करिए, ये करा है अगर इसको x मान लेते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर 10 30 की वैल्यू हो जाएगी x/30, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30/√3। बस इसको सॉल्व करोगे 10√3 आ जाएगा। बात एक ही पड़ती है, लेकिन रेशियो मेथड से आप जल्दी कर पाते हो, चीज़ों को अप्रोच अच्छी हो जाती है उसकी। चलो भाई ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, मैच द फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में मैचिंग करनी है, करेक्ट आंसर बताना है। ये ऑप्शंस 4 गिवन है नीचे, ठीक है भाई, मैच करना है। तो ये तो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं ना। 28 का स्क्वायर हमें पता है भाई 784 होता है, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। पहले की बात करूँ 576 किसका हो जाएगा भाई? 24 का स्क्वायर। तो फर्स्ट का डी, पहले का डी कहाँ कहाँ है, यानी पहले का फोर्थ कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पे है सी वाले ऑप्शन में, एक डी वाले ऑप्शन में है, फिर सेकंड थर्ड, और यानी सेकंड तो फिर सेम मैच हो रहा है सी और डी में, है ना। हमें चेक करना है आपका कौन सा सी वाला पोर्शन हमें चेक करना है। सी का मैंने अभी बता दिया, तो मैं सी का ए होगा, है ना। सी का क्या होगा भाई? ए होगा, क्योंकि 8 8 64 यहीं से आप देख सकते हो, क्योंकि सी का 3 होगा तो 2 दूनी 4 भी हो सकता है, लेकिन 32 का तो 1024 होता है ना। तो ये आपको तो अगर स्क्वायर याद है, रूट याद है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया है। ये टाइप मैंने अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक बक्सा है, देर आर 1 रुपी 50 पैसे एंड 20 पैसा coins, 25 पैसा coins। द टोटल ऑफ सच coins इज 340। टोटल coins कितने आपके पास? 340 coins है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, हमें कनेक्शन करना होता है इसमें, ठीक है। देखो 1 रुपये का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, है ना, और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। दूसरा, ये रेशियो आपको दे रखा 5 4 एंड 1, ठीक। मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये 1 रुपये का मतलब 100 पैसा है। सबको पैसे में कन्वर्ट करके सीधा सीधा आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। या एक चीज़ वहाँ पे बोली थी मैंने, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देखो ध्यान से। द टोटल कॉइन्स क्या लिखा हुआ है? देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ द वैल्यूज़ का मतलब ये रुपीज़ में ऑलरेडी है, ये रुपीज़ में ऑलरेडी है, तो कॉइन्स दे रखे 340। तो कॉइन्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 रुपये के सिक्के हैं तो ये 1 में तो 1 ही होगा, तो 5 में 5 होंगे, है ना। ये 1 में 2 होते हैं रुपये में, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। और ये कितने होते हैं? 4, तो इंटू 4 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, है ना। 5 8 4 रेशियो आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये कॉइन्स का रेशियो हो गया, किसका रेशियो हो गया? कॉइन्स का रेशियो हो गया। अब आप आराम से इसे बांट सकते हो।
कैसे बांटोगे, देखो ध्यान से, आपको बोल रहा है 1 रुपये के 25 पैसे सब निकालना है आपको, है ना। तो टोटल कर लो, 8 और 5 13 4 17, 17 की वैल्यू आपके पास कितनी है 340, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 20 हो जाएगी, है ना। 17 दूनी 34, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100, है ना। 8 दूनी 16, 160, और ये कितना हो जाएगा 20 चौकू 80, है ना। 100 160 80, 100 160 80 आपका जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर आपका सी। 100 160 80 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कितना चिंदी सा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू ऑड इंटीजर्स, ए को 1 ले लो, बी को ले लेते हैं 3, दोनों ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी एंड ए बी बोथ आर ऑड, ए प्लस बी तो 4 हो गया, तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, उसके बाद बोल रहा है ए प्लस बी इज इवन, तो 4 तो इवन है, एंड ए बी इज ऑड, और 3 कम 3, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है ना। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो कोई भी ऑड से जुड़ेगा तो इवन ही बनाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ऑड ही बनाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे आता है, देखो कितना बब्बाल सा टाइप हो गया है, तो आप इसको पावर्स में लिख दो। 0.1 की पावर कितनी है, ये हाफ है ना। और ये 0.1 की पावर कितनी है 1/3 है, और ये 0.1 की पावर कितनी है 1/4 है, और ये 0.1 की पावर कितनी है 1/5। ठीक, बहुत सिंपल है। अब आपको जो ये है ना पावर 1/n, ये वाला सेम बनाना है, ताकि आप वहीं पे कंपैरिजन कर पाओ। ठीक है, ताकि आप वहीं पे कंपैरिजन कर पाओ। तो आपको 2 3 4 और 5 का एलसीएम ले लेना चाहिए। इनका एलसीएम होगा 5 को 20, 20 या 60, 60 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए नीचे, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से। ठीक, यहाँ पे 20 से करना पड़ेगा 20 या 60, यहाँ पे 15 से करना पड़ेगा 15 चौको 60, और यहाँ पे 12 से करना पड़ेगा 12 चौको 60। अब बताओ 0.1 की पावर एक्चुअल में डिवाइड 60 तो सब में आ रहा है, लेकिन मतलब यहाँ पे है 30 से, है ना। और यह है 0.1 की पावर 20 से मतलब है, और ये 0.1 की पावर आपका 15 से मतलब है, और ये 0.1 की पावर आपका 12 से मतलब है। ठीक, अब ये 0.1 है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 0.1 बड़ा है कि ये बड़ा है कि 0.1 का स्क्वायर, एक ही कम 1 0.01 बड़ा है ना। तो छोटी पावर होगी तो ज़्यादा बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। छोटी पावर होगी तो ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला साइन मुझे लगाना पड़ेगा। हमको बोल रहा है सबसे छोटा बताना है, हमें क्या बताना है, सबसे छोटा हमें बताना। तो सबसे छोटा वाला पहला होगा, और पहला क्या था आपका रूट ऑफ 0.1, यानी रूट ऑफ 0.1, यानी ये सबसे छोटा था। ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो जितनी ज़्यादा बड़ी पावर होगी उतना ये छोटा होता जाएगा, क्योंकि 0.1 है, 0.1 का 0.1 से मल्टीप्लाई, है ना। समझ पा रहे हो ना आप बात को। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक्स की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, देखो ध्यान से। एक्स की वैल्यू आपके पास है कितनी, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स, सॉरी रूट ऑफ 2 प्लस 1 की पावर 1/3 है आपके पास। समझ पा रहे हो आप, ये एक्स है आपके पास। आप एक्स क्यूब निकालो, यहाँ से एक्स क्यूब निकालोगे तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 1 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम, आसान हो जाएगा। √3 - 1 √2 - 1 √2 - 1, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ऐसे लिख के। ठीक है, ऊपर आ गया √2 - 1, नीचे √2 a + b a - b है, √2 का स्क्वायर 2 - 1 हो गया। ठीक है, √3 की वैल्यू एक्स की पावर 3 की वैल्यू तो आ गई, हमें चाहिए एक्स की पावर 1/3 भी चाहिए, है ना। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब भी चाहिए हमें। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन √2 + 1, है ना। ये हो जाएगा √2 + 1 ऊपर जाके। ठीक है, अब ये दोनों माइनस करने हैं,
यानी x³ -1/x³ की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी √2 - 1 माइनस ऑफ √2 -1। बात ठीक है। √2 से √2 कैंसिल किया गया, -2 का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा है देखो। 2 cars स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट 200 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, 1 car ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर कार ट्रेवल 35 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल द 2 cars आफ्टर 4 hours कंटिन्यूस ट्रैवलिंग। 200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। कितनी थी? 200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी दोनों के बीच की। ठीक है, ये इधर चला कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक इधर चला कितने की स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है भाई, तो 4 घंटे बाद की कहानी है। तो 4 घंटे में चल जाएगा 4 चौक 16, 160 किलोमीटर चल जाएगा, और ये चल जाएगा 35 दूनी 70, ये आगे बढ़ जाएगा देखो, है ना। 35 दूनी 70 दूनी 140 किलोमीटर, ये पहुंच गया यहाँ पे और ये पहुंच गया यहाँ पे। भाई देख लो, 140 से 160 तो आपका 300 हो गया, ज़्यादा हो गया, जबकि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस, इसका मतलब एक दूसरे को पार करके भी आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, अब अगर ये 160 इतना है तो इतना बचा हुआ पोर्शन 200 में से 160 के 40 किलोमीटर होगा, इतना वाला, और ये बचा हुआ 60 किलोमीटर होगा क्योंकि 140 चल चुका है। तो ये बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी? 60 और 40 माइनस हो जाएगा 200 से, यानी 100 माइनस हो जाएगा, 100 किलोमीटर बचा, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगी। ऑप्शन नंबर डी। डायग्राम में गेम खत्म है, डायग्राम में ही गेम खत्म है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम बात को। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, एक संख्या को 56 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 29 रिमाइंडर बचता है। उसी नंबर को अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? तो भाई x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वोशंट आएगा ना, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 56³ + 29। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला आपको पता है, बता रखा, नंबर सिस्टम डिटेल अच्छे से पढ़ा रखा है। इसी नंबर को 8 से डिवाइड करो या इस नंबर को 8 से डिवाइड करो, बात एक ही, रिमाइंडर पूछा है। तो यहाँ से अगर ये कट रहा है, देखो 8 7 56 पूरा कट रहा है ना, तो यहाँ से रिमाइंडर निकालो, 8 या 24, 5 रिमाइंडर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको डिटेल में बता रखा है, टाइप वाइज में, नंबर सिस्टम में। जाके प्लेलिस्ट देख लो झांक के, समझ रहे हो ना, प्लेलिस्ट देख लो झांक के, जब पहले नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 6th रूट ऑफ 64, 6th रूट ऑफ 64, ये तो भाई 2 की पावर 6 ही होता है। 64 1/6, ये कैंसिल हो गया 2, नॉट प्राइम नंबर। भाई ये तो गलत बात हो गई, प्राइम नंबर तो है ही, सही होनी चाहिए थी बात। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, 5th रूट इज़ 243, 5th रूट इज़ 243। भाई ये तो 3 की पावर 5 है, ये 1/5 है, 3 आ गया, प्राइम है, सही बात है, ये बात तो सही। तो ओनली 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी एकदम यहाँ पे सही जवाब आपका होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखो, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या चिंदी सा क्वेश्चन दे दिया, देखो इन्होंने पहला ही निकाल लेते, ए का दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, चलो यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो पहले कॉमन ले लिया करो, 7 कॉमन आ रहा है, 5 और 11 हो जाएगा, 11 पंजे 55 इंटू 7 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38, 385, यानी ए का 4 सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। वैसे 20 30 का आपका 60 साफ पता लग रहा है, 35 दूनी 70, 105 का साफ दिख रहा है। यहाँ पे भी 9 कॉमन लेके आप 9 कॉमन लेके 9 63 9 11 77 गुणा 9 इसका एलसीएम हो जाएगा 9। देखो 9 63 की 3, ये वाला बन जाएगा इसका। बहुत आसान है, क्या कर लिया करो, कॉमन ले लिया करो। जैसे 35 और 77 का मैंने निकाला कि कॉमन ले लो, इससे 7 कॉमन ले लिया, 5 और 11 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो,
कॉमन लेने के बाद अगर ये कोप्राइम नंबर आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो और इससे मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा एलसीएम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ कॉन्ट्रैक्टर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग अ 12 किलोमीटर रोड in 15 days and employed 100 laborers on the work। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसको बनानी है कितनी लंबी रोड, इसने बोला 12 किलोमीटर रोड बनानी है मुझे, और इसने बोला मैं 15 दिन ले लूँगा तुमसे, 15 दिन में बना के दे दूँगा। ठीक है, इसने 100 लोग काम पे लगाए, 100 लेबर काम पे लगाई। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं। आफ्टर 9 days, 9 दिन बाद, 9 दिन बाद इसने देखा क्या, ही फाउंड दैट ओनली 5 किलोमीटर रोड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, 5 किलोमीटर रोड ही कंस्ट्रक्ट हो पाई है। ठीक है, हाउ मेनी मोर लेबर, कितनी मोर लेबर, यानी 100 के साथ कितना जोड़े हम, एक्स जोड़ देते हैं लेबर। ठीक है, कि इंश्योर दैट द वर्क एम्प्लॉय कंप्लीटेड विद इन गिवन टाइम, गिवन टाइम में 9 दिन हो चुके हैं, 15 दिन है, 6 दिन बचे हुए। ठीक है, और कितनी रोड बची है, 7 किलोमीटर रोड बची है। फॉर्मूला आपको बता रखा, M1D1W2 इक्वल्स टू M2D2W1। ठीक है, M1 मतलब कितने लोग लगाए थे इसने पहले, 100, D मतलब कितने दिन पहले थे, 9, W2 मतलब ये 7 किलोमीटर, लेकिन 7 कितना काम हुआ, तो 7/12 है ना यहाँ पे काम, तो टोटल तो 12 है। ठीक है, तो 7/12। ठीक है भाई, इक्वल टू M2 मतलब 100 + X, कितना काम हुआ है तो फ्रैक्शन में होता है भाई, 7 काम और 5 काम नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो 12 काम एक पूरा है, तो यहाँ पे जो काम हो गया 5/12 हो गया। ठीक है, D2 कितना था, 6 दिन और 5/12। ठीक बात है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 12 कैंसिल, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया भाई, तो 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 तिया 21, 210, 210 में से 100 हो गए 110, एक्स की वैल्यू आ गई आपके 110, 110 इसने काम पे लगाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 110 लोग अगर ये काम पे और लगाएगा, कितने दिन बाद, 9 दिन बाद इसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो अगर 5 ही किलोमीटर हुआ है, 9 दिन हो चुके हैं, तो 6 ही दिन बचे हैं, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, अगले 9 दिन में 5 ही किलोमीटर हो पाएगा, इसलिए लोग बढ़ाने पड़ेंगे इसे, ताकि काम समय पर हो जाए। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क में ये टाइप हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर and 150 meter are traveling in opposite direction at a speed of 75 km per hour and 50 km per hour respectively. What is the time taken by them to cross each other? ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्रॉसिंग टाइम क्या बोला था, D1 + D2, यानी दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, और S1 ± S2, स्पीड दोनों की रिलेटिव हो जाएगी। रिलेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, पता है आपको। तो 100 + 150 दोनों की लेंथ जुड़ गई, और अपोजिट डायरेक्शन इधर से आ रही है इधर से आती है, तो स्पीड जुड़ेगी ना, तो 50 और 75 हो गया 125, लेकिन ऊपर मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से हमने चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देंगे हम, 25 पंजे 25 चौकू 25 छक्के, ऊपर हो गया 10 × 18 अपॉन हो गया 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, और इसको × 2 × 2 करें 72, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका एकदम सही जवाब होगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ 1550 was lent partly at 5% and at rest at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is 300 rupees. तो भाई अगर कुछ बोला नहीं है, वैसे तो बोल दिया है सिंपल इंटरेस्ट, अगर ना भी बोलता तो सिंपल इंटरेस्ट ही मानते। ठीक है, कुछ ना बोलता तो सिंपल इंटरेस्ट ही मानते हैं, वैसे तो डायरेक्ट बोल दिया है। ठीक,
और 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 300। ठीक, तो एलिगेशन लगेगा भाई, एक 5% पे है, दूसरा 8% पे, ओवरऑल परसेंटेज दे निकालना है। तो 300 रुपये ओवरऑल कमाए इसने 550 में से, तो 300 अपॉन 1550 इंटू 100, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन ये 3 साल का आएगा भाई, तो 1/3 आपको करना पड़ेगा, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की डिटेल बताई थी तो बताया था R इक्वल्स टू 1 टाइम का SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो 3 साल का अगर 300 है तो 1 टाइम का अपॉन 3 कर देंगे सीधा सीधा, है ना। तो ये 3 100 बार कट गया, ये 0 कट गया आपके पास, है ना। 5 3 5 ही कम 5 दूनी 200/31, 200/31 फ्रैक्शन में लिखा करो, इसे पॉइंट में चेंज मत करा। अब आपको माइनस करना है, पता है, इधर भी आपको माइनस करना है, आपको पता है, ठीक है। तो 5 कम 5, 5 3 15, यहाँ तो आपका बच गया 45, ठीक है भाई, क्लियर है। और 8 कम 8, 8 3 24, 248, यानी यहाँ पे बच गया आपका ये 45/31 है। हाँ, कैलकुलेशन करते करते भूल मत जाना लिखना, मतलब जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे तो आपको पता है 31 से 31 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48/31, ये कट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो 3 ये 16 बार कट गया, 3 ये 15 बार कट गया। आपको पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मनी, बस रेशियो पूछ रहा है, तो 16:15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इफ़ k इज़ पॉजिटिव इंटीजर, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ये सब है ना। तो बोल रहा है एवरी स्क्वायर इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो 4k +1 ये सब दे रखा है ना। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वैसे पहले क्या करो, एवरी स्क्वायर इंटीजर लिख लेते हैं। 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, और आपका 64 होता है, 81 होता है, ये सब होता है ना। तो किस फॉर्म में देखो, तो ये तो 4k + 1 की फॉर्म में है, ये 4k की फॉर्म में है। 4k + 1 देखो, 4 दूनी 8 है, देखो 4 × 2 + 1 लिख सकते हैं इसे। ये 4 तो 4 ही है ना, ये 4 × ये तो 1 है, चलो 1 को तो आप छोड़ ही दो, तो नेगलेक्ट ही कर देना चाहिए। ये 4k की फॉर्म में है, 4 के मल्टी, ये 4 × 6 + 1 है, ये 4 के फॉर्म में है ना, 4k की। ये 4 × देखो 48, 48 तक 4 से कट जाएगा, 4 बार चौको 48 + 1 है ना। ये 4 की फॉर्म में है, 4k + 1 की फॉर्म। इसका मतलब 4k या 4k + 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से। इफ x - 1/x = 5 आपके पास है, x - 1/x की वैल्यू जो है आपके पास 5 है, आपको निकालना है x⁴ + 1/x⁴। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x² + 1/x² -2 हो जाएगा, तो x × 1/x। बेसिक से बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत पढ़ा रखा है। 25 ये उधर जाएगा, यानी x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 और 2 27। लेकिन आपको डायरेक्ट भी बता रखा कि x - 1/x अगर मान लो a होता है तो x² + 1/x² a² + 2 होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर + 2 27, ठीक। अगेन अगर करना पड़ेगा दोबारा, तो x⁴ + 1/x², दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है, +2x² × 1/x²। मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपको, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x⁴ प्लस ये -2 हो जाएगा, यानी 727 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 727 उस क्वेश्चन का आंसर है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इस ओरिजिनल स्पीड, अ ट्रेन इज 10 मिनट टू लेट, ठीक है।
अपनी 5/6 की स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड की 5/6 स्पीड से जब ट्रेन चली तो 10 मिनट देरी से पहुंची। हो जाता है ना कभी, जैसे मान लो किसी स्पीड से चल रही है ट्रेन, कुछ होने की वजह से उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्पीड कम हो गई, 5/6 हो गई, मतलब कम हो गई, है ना, तो 10 मिनट वो देरी से पहुंची। तो फाइंड द ओरिजिनल टाइम टू कवर द जर्नी। ठीक है, देखो न्यू स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड न्यू स्पीड की 5/6 है, यानी ये 6 ले लो, ये 5 ले लो। आपको अगर न्यू टाइम और ओरिजिनल टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप इसका रिवर्स कर दो, 6:5। देखो एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें कि मान लो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आपकी स्पीड मान लो 90 किलोमीटर पर आवर थी और फिर 60 किलोमीटर पर आवर हुई। तो रेशियो जो आपका ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड का है वो तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90 है। लेकिन टाइम की बात करूं तो 180 की स्पीड से 180 किलोमीटर 90 की स्पीड से जाओगे तो 2 किलोमीटर पर आवर 2 टाइम हो जाएगा, यानी ओरिजिनल टाइम। और न्यू टाइम जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 180/7 3। तो ये देखो ये रेशियो जो है रिवर्स होता है, ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड का जो रेशियो होता है उसी का रिवर्स होता है ओरिजिनल टाइम न्यू टाइम का रेशियो। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। ये अगर 5-6 है तो न्यू टाइम एंड ओरिजिनल टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6-5। ठीक, ये बात तो क्लियर होगी। पहले 5 टाइम लगा इसे, अब 6 टाइम लगा, यानी 1 यूनिट टाइम की से लेट हो गई और वो दे रखा 10 मिनट। समझ पा रहे हो, 1 यूनिट के इसे हमारे हिसाब से रेशियो के अकॉर्डिंग 1 यूनिट इसको लेट हो गई, 5 की जगह 6 में पहुंचा ये, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 मिनट के बराबर होगी। ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है, ओरिजिनल टाइम का मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। मैं जब टाइप वाइज पढ़ाता हूँ चीज़ों को तो इसमें बताता हूँ कि 5/6 की ओरिजिनल स्पीड से गया और 10 मिनट की लेट हुई तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 5 × 10 अपॉन जितना भी इनका गैप होता है, तो 50 मिनट यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट बन जाता है। ये शॉर्टकट का तरीका है एक, जो इस बेसिक से ही बनता है। समझ पा रहे हो आप बात को। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है किस चीज़ की, 132 रुपीज़ ड्यू इन 2 ईयर्स, 2 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप मुझे बताओ 1 साल में 5% बढ़ा होगा अगर, तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा 10%। प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, 132 रुपये तो हो चुके हैं, ये अमाउंट है, 2 साल बाद 132 रुपये हो चुके हैं, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 2 साल का 10%, यानी 110% अमाउंट रहा होगा और यही वैल्यू दे रखी है 132। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो 11 धाम 110 हो गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 100% की वैल्यू ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, यानी प्रिंसिपल होती है या प्रेजेंट वैल्यू होती है। 120 रुपये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा अजीब है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको आए तो आप इजीली उसे कर पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 1.5 है अपॉन 2 की पावर 0.5 है। देखो कितना चिंदी सा क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 15 में से 5 के 10, यानी 1 बचा, है ना। 2 की पावर 1 का मतलब 2/1 या 2:1 हम इसे बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ डिस्टेंस कवर करता है एक पर्सन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर। फिर उतनी ही डिस्टेंस वह 80 की स्पीड से करता है, सेम डिस्टेंस है ना। इसको थोड़ी सही से बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं। पहले डिस्टेंस कितनी कवर करी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर सेम डिस्टेंस कवर करी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
एट लास्ट ही कवर द सेम डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का केस आता है तो एक्स ना मान के कुछ वैल्यू मान लो जो इन तीनों का एलसीएम हो। अगर इन तीनों का एलसीएम लेने में जरा सी भी तकलीफ हो रही है तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। मान लो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ये थी, तो ये भी सेम थी, ये भी 80 किलोमीटर थी, और ये भी सेम थी, ये भी 80 किलोमीटर थी। बात ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे 4 घंटे का टाइम लगा, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम लगा, यहाँ पे 80 अपॉन 15 कटेगा तो 5 16 बार कटेगा, 5 3 बार कटेगा, इतना टाइम यहाँ पे लग गया। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 80 80 या 80 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन। अगर बात करूँ टाइम की तो 4 और 1 5 प्लस 16/3 हो गया, 3 ऊपर जाएगा 9, 80 इंटू 9 अपॉन 15 और 16 31, 8 9 72 720, 720/31 आपका करेक्ट आंसर होगा किलोमीटर पर आवर। बात ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगला आया है ट्रिग्नोमेट्री पे रिलेटेड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहा है इसे। ठीक है, साइन की पावर है 4 थीटा और कॉस की पावर है 4 थीटा। कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आया अगर आता है तो आपको हमेशा उसे सिंगल फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करनी है ताकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप आराम से निकाल पाओ। ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 4। बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बताऊँगा कॉन्सेप्ट कैसे लर्न करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। जब भी कभी साइन थीटा कॉस थीटा में मल्टीप्लाई में आता है तो उसे डिवाइड कर दो। ये वाला पोर्शन हो गया आपका साइन 2 थीटा और ये 1/16 साइन की पावर 4 इंटू 2 थीटा। बोलो भाई ठीक है नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैं लिखवाता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा या पावर 4 थीटा कुछ भी हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 2 थीटा, पावर में स्क्वायर में हो या पावर 4 हो या 6 हो, इवन पावर्स हो तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर बात करूँ तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो 1 होती है इसकी, तो 1 इंटू 1/16 1/16। ठीक बात है। तो आपको याद क्या करना है, अगर साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा कभी भी आता है, ठीक है, तो अगर n होता है इवन, n इवन होता है तो मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1/2 की पावर n होती है। और n अगर होता है ऑड, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू होती है -1/2 की पावर n और मैक्सिमम वैल्यू सेम होती है 1/2 की पावर n। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लोगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे इजीली। ठीक बात है। तो काफ़ी हद तक हम ऑलरेडी 40 डेज से तो रिवीजन ही कर रहे थे, है ना। तो कंप्लीट एक वीडियो में कितना तो हम रिवीजन कर पाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास के लिए काफ़ी कुछ हमने फिर से जानने की कोशिश करी है, और वैसे भी चैप्टर वाइज जो हमने 40 डेज़ का क्रैश कोर्स में जो 8-10 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं मैथ्स की, तो 8 इससे पहले ले चुके हैं और 2 अभी आनी बाकी है, ठीक है। तो उन क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ रिवीजन के फॉर्म में ही बात करा है, हमने कोई बेसिक तरीके या फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी तरीका, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जाऊँ तो फिर 20 से 25 लेक्चर लग जाएंगे, CDS के लिए भी 20 से 25 लेक्चर।
अगर सिखाने जाऊँ जीरो से लेके। लेकिन ये कोर्स था उन बच्चों के लिए जो रिवीजन के फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है ये वाली चीज़, तो ये एक क्रैश कोर्स की तरह था जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको कुछ सीख देने के लिए, ठीक है। बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें फॉर्मूला वगैरह बहुत सारी फॉर्मूले मैं लेके आऊँगा आपके लिए, एक कंपाइल करके। एडवांस मैथ्स का फॉर्मूले की ज़्यादा मोस्टली इसमें बात होगी, क्योंकि अर्थमेटिक में तो फॉर्मूले का क्या करना है ना। तो एडवांस मैथ्स की उसमें फॉर्मूले हम करेंगे डिटेल में नहीं करेंगे, स्लाइड बना के और कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से फॉर्मूले का रिवीजन वो होगा, फॉर्मूला रिवीजन वो होगा जिसको आपको लास्ट मोमेंट में आपको काम आएगा। आप देखो कोई सी भी क्लास आप देखते हो, मैंने आपको बोला कि यूट्यूब की क्लास कभी देखते हो और अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, ठीक हो पढ़ने में, तो आप 2x की स्पीड में, थोड़ा कम ठीक हो तो 1.5 की स्पीड में देखो, थोड़ा और कम हो तो नॉर्मल की स्पीड में देखो, ठीक है। वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।